कि जो पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष हैं आसिम मुनीर, वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच करेंगे। ये इस पूरे डेवलपमेंट को, इस घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? खासकर ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद, जबकि भारत और पाकिस्तान दोनों के नुमाइंदे पूरी दुनिया में गए, उन्हें कन्विंस करने की वहाँ पे कोशिश की, अपना पक्ष रखने की कोशिश की। ऐसे में पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष का ओवल ऑफिस में, राष्ट्रपति के कार्यालय में वहाँ पर पहुँचना, उनके साथ लंच करना, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? इसमें देखिए ऐसा है, ये पूरी दुनिया ने देखा है कि जो हमारी 4 दिन का ऑपरेशन हुआ था, उसमें कन्वेंशनल लेवल पर पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, वो मैच करती है इंडियन मिलिट्री को, उनसे कम नहीं है। तो ये जो सोच बनी हुई थी कि हिंदुस्तान की जो कन्वेंशनल कैपेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान की, वो सोच अब खत्म हो गई है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान काउंटर टेरर ऑपरेशंस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है अमेरिका के लिए। इनफैक्ट जो उनके अमेरिका के जो सेंटकॉम के जो कमांडर हैं जनरल माइकल, उन्होंने भी ये बयान दिया है अपनी सेनेट के अंदर कि हमारे लिए पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है फॉर काउंटर टेरर ऑपरेशंस। तो साथ में आप ये भी देखिए, इनको जो लोन मिला है आईएमएफ से मिला है, पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक से मिला है 4 बिलियन, वो तभी मिला है बिकॉज अमेरिका मेहरबान है। तो ट्रंप का उनको बुलाना, उनसे बात करना, ये एक पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है विच हैज़ अ न्यूक्लियर बॉम्ब, ओनली इस्लामिक कंट्री विद अ न्यूक्लियर बॉम्ब, और एक बहुत बड़ी ताकत बन चुका है पाकिस्तान। हमारी आदत है, हम पाकिस्तान को हमेशा रन डाउन करते हैं, बट अमेरिका के लिए पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है उस पूरे रीजन के लिए, क्योंकि वो पूरा रीजन जो है इसमें सबसे बड़ा जो एक पॉइंट है कि पाकिस्तान ने साफ कर दिया है। मतलब अभी तक हम ये बात कर रहे थे कि सीज फायर को लेकर पाकिस्तान चुप है। पाकिस्तान ने पहली बार मुंह खोलकर बोल दिया है कि ये जो सीज फायर हुआ है, ये अमेरिका और सऊदी अरब के दबाव में हुआ है, उनके कहने पर हुआ है, उनकी मध्यस्थता में हुआ है। तो उन्होंने इस चीज़ को खारिज कर दिया कि जो हमारी सरकार कह रही है या मोदी जी कह रहे हैं या राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि हमने घुटनों पर ला दिया पाकिस्तान को, उसने सीज फायर के लिए रिक्वेस्ट किया। तो ये पूरा का पूरा मामला उलट गया है, जो कि राहुल गांधी की जो हमारा बैलेंसिंग एक्ट था कि हम सबके मित्र हैं और किसी के दुश्मन नहीं है। मतलब इजराइल से भी हमको जरूरत है काम की, ईरान से भी जरूरत है, हमको काम निकालना है और उसका फायदा हमको अपनी पॉपुलेशन को, अपने वोटर्स को प्रभावित करने में लेना है, अपने देश में उसका चुनावी माइलेज हासिल करना है। तो वो सब एक्सपोज हो गया। मतलब हम देख रहे हैं कि ये सरकार है, इतने आज़ादी के बाद कोई सरकार इतनी कमज़ोर साबित नहीं हुई। मतलब अगर आप देखें, देवे गौड़ा की भी अल्पकालीन सरकार थी, या गुजराल भी थे, या तमाम लोग जो थे उस समय के छोटे छोटे कार्यकाल थे, वो सरकारें थी। ये 11 साल बाद जो एक्सपोजर हुआ है, ये इसका हमारी जो डोमेस्टिक पॉलिसीज हैं, घरेलू राजनीति, उस पर जबरदस्त असर पड़ेगा। उसका एक इंडिकेशन ये मैं देखता हूँ, मतलब मैं कितना उसमें कि जो 4 राज्यों की 5 सीटों पर चुनाव हुए, उपचुनाव हुए अभी, जिसके नतीजे आज आए हैं, उसमें केवल गुजरात की एक जो सीट है विधानसभा की कड़ी सीट, वो केवल बीजेपी को गई है। बाकी 4 में एक गुजरात की आप को गई, एक पंजाब की आप को गई, एक बंगाल की टीएमसी को गई। तो ये जो पूरा का पूरा दृश्य दिख रहा है, ये हमको दिखा रहा है कि जो मूड है जनता का या प्रभाव है मोदी जी के आभा मंडल का, वो क्षीण हो रहा है, कमजोर हो रहा है। और ये अगर ये जनता में मैसेज जाता है कि ये जो इस संकट के परिणाम अगर ऐसे होते हैं कि आम जनता पर गए, तेल के दाम बढ़े, संकट आया देश में, आपने शायद देश के नागरिकों को जानकारी होगी कि जो रेयर अर्थ मैग्नेट को लेकर जो चल रहा है, चीन ने उसको ब्लॉकेट कर रखा है। तो हमारे यहाँ पूरी की पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बंद होने वाली है, कगार पर है, बंद होने के कगार पर। चीन दे नहीं रहा है हमारे रेयर अर्थ मैग्नेट को, जो पैसेंजर कारों में इस्तेमाल होते हैं, इलेक्ट्रिक कारों में जो इस्तेमाल होते हैं। बीच में ये था कि शायद चीन दे देगा। तो ये जो मानसून सत्र आने वाला है, शुरू होने वाला है ये जुलाई में, ये इसमें बहुत घमासान मचने वाला है। मतलब अगर ये चल पाया, जैसा कि अगर सरकार चलने देगी, तो
इसमें बहुत कोहराम मचेगा। मतलब सरकार के पास जवाब क्या होंगे, नहीं होंगे। सरकार ये जो मुद्दे सोनिया गांधी ने उठाए अपने आर्टिकल में, या राहुल गांधी ने जो उठाए थे, वो उनके जवाब देगी कि नहीं देगी। इसमें सबसे बड़ा जो एक पॉइंट है कि पाकिस्तान ने साफ कर दिया है। मतलब अभी तक हम ये बात कर रहे थे कि सीज फायर को लेकर पाकिस्तान चुप है। पाकिस्तान ने पहली बार मुंह खोलकर बोल दिया है कि ये जो सीज फायर हुआ है, ये अमेरिका और सऊदी अरब के दबाव में हुआ है, उनके कहने पर हुआ है, उनकी मध्यस्थता में हुआ है। तो उन्होंने इस चीज को खारिज कर दिया कि जो हमारी सरकार कह रही है, या मोदी जी कह रहे हैं, या राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि हमने घुटनों पर ला दिया पाकिस्तान को, उसने सीज फायर के लिए रिक्वेस्ट किया। तो ये पूरा का पूरा मामला उलट गया है, जो कि राहुल गांधी सवाल कर रहे हैं। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि 25 से 27 जून तक शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की चीन में बैठक हो रही है, और उस चीन में जो बैठक हो रही है उसमें राजनाथ सिंह जा रहे हैं। मतलब विदेश मंत्री नहीं जा रहे हैं, राजनाथ सिंह जा रहे हैं और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोवाल जा रहे हैं। तो ये काफी इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ईरान इस एससीओ का मेंबर है। ईरान पर हमले को लेकर एससीओ ने जो प्रस्ताव पारित किया था निंदा का इजराइल के खिलाफ 13 जून के बाद, भारत ने उससे अपने आप को अलग कर लिया था। और गजा में जो सिक्योरिटी संयुक्त राष्ट्र में जो प्रस्ताव आया था, उसमें भी भारत एब्सेंट हो गया था। तो ये, और ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि किस तरह से चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया। तो ये चीन के साथ भी हमारा मुठभेड़ होने वाली है वहाँ तनाव के बाद, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद में। तो क्या ये जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसका अस्तित्व क्या रहता है, और राजनाथ सिंह क्या जवाब दे पाते हैं वहाँ चीजों को लेकर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर क्या जवाब। कुल मिलाकर मुद्दा ये है कि हम लोग पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। फॉरेन पॉलिसी एक्सपोज हो गई है, कमजोर साबित हो रहे हैं दुनिया के सामने। पर हमारे प्रधानमंत्री, हमारी सरकार स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि हम कहीं पर गड़बड़ी हुई है, कमजोरी दिखाई है। अब वो कितने दिन चल पाएगा और ये देश को कहाँ खड़ा करेगा आगे चलकर। अमेरिका के साथ जो संबंध चल रहे हैं, ईरान के साथ जो अब संबंध हो गए हैं, चीन के साथ जो हो गए हैं, पाकिस्तान के साथ एक पहल जरूर शुरू की है हम लोगों ने, वो अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को ठीक करने की। अब वो पता नहीं कितनी कारगर साबित होती। बताइए कि जो पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष हैं आसिम मुनीर, वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच करेंगे। ये इस पूरे डेवलपमेंट को, इस घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं, खासकर ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद, जबकि भारत और पाकिस्तान दोनों के नुमाइंदे पूरी दुनिया में गए, उन्हें कन्विंस करने की वहां पे कोशिश की, अपना पक्ष रखने की कोशिश की। ऐसे में पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष का ओवल ऑफिस में, राष्ट्रपति के कार्यालय में वहां पर पहुंचना, उनके साथ लंच करना, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? इसमें देखिए, ऐसा है, ये पूरी दुनिया ने देखा है कि जो हमारी 4 दिन का ऑपरेशन हुआ था, उसमें कन्वेंशनल लेवल पर पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो मैच करती है इंडियन मिलिट्री को, उनसे कम नहीं है। तो ये जो सोच बनी हुई थी कि हिंदुस्तान की जो कन्वेंशनल कैपेबिलिटी है बहुत ज्यादा है पाकिस्तान की, वो सोच अब खत्म हो गई है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान काउंटर टेरर ऑपरेशंस के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है अमेरिका के लिए। इनफैक्ट जो उनके अमेरिका के जो सेंटकॉम के जो कमांडर हैं जनरल माइकल, उन्होंने भी ये बयान दिया है अपनी सेनेट के अंदर कि हमारे लिए पाकिस्तान इम्पोर्टेंट है फॉर काउंटर टेरर ऑपरेशंस। तो साथ में आप ये भी देखिए, इनको जो लोन मिला है IMF से मिला है पाकिस्तान को, वर्ल्ड बैंक से मिला है 4 बिलियन, वो तभी मिला है बिकॉज अमेरिका मेहरबान है। तो ट्रंप का उनको बुलाना, उनसे बात करना, ये एक पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है विच हैज अ न्यूक्लियर बॉम्ब, ओनली इस्लामिक कंट्री विद अ न्यूक्लियर बॉम्ब।
और एक बहुत बड़ी ताकत बन चुका है पाकिस्तान। हमारी आदत है, हम पाकिस्तान को हमेशा रन डाउन करते हैं, बट अमेरिका के लिए पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है, उस पूरे रीजन के लिए, क्योंकि वो पूरा रीजन जो है वो मुस्लिम एरिया है और वहाँ पे इनकी काउंटर टेरर बहुत अच्छा करते हैं। इंडिया की जरूरत उनको किसी और काम के लिए है। लेकिन प्रवीण साहनी जी, यहाँ पे मैं ये समझना चाहती हूँ कि आप कह रहे हैं अकेला ऐसा मुस्लिम देश है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है, लेकिन इसके साथ साथ ये समझना जरूरी है कि ईरान भी एक तरह से जो मुस्लिम दुनिया है उसका लीडर बनने की कोशिश लगातार करता है, कम से कम एक रीजनल लीडर। ऐसे में क्या पाकिस्तान इस बात की इजाजत देगा कि उसके बॉर्डर्स का इस्तेमाल किया जाए ईरान पर हमले के लिए? देखिए, पहली बात तो ये है, पाकिस्तान ऐसा कुछ नहीं करेगा। पाकिस्तान कोई ऐसा काम नहीं करेगा ईरान के खिलाफ। और जहां तक ताल्लुक है आसिम मुनीर का मिलने का डोनाल्ड ट्रंप से, जो भी बातचीत होगी पाकिस्तान की लीडरशिप, आसिम मुनीर खुद जाके चाइना से पहले उसको डिस्कस करेंगे। अभी जहां तक आपने बात करी ईरान की, ईरान रीजनल लीडर नहीं है, हमें ये बात भी समझनी है। ईरान का अब एक वर्ल्ड व्यू है। ईरान एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है एससीओ का, इंपॉर्टेंट मेंबर है ब्रिक्स का, ग्लोबल साउथ का बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है। जहां तक इजराइल का ताल्लुक है, इजराइल का रीजनल पर्सपेक्टिव है। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान का अभी भी रीजनल पर्सपेक्टिव है, उनमें काबिलियत है अपनी जियोपॉलिटिक्स को बढ़ाने की। पर जहां तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, देखिए हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल गलत है। हम ग्लोबल साउथ कंट्री हैं, हम ब्रिक्स के, हम कहते हैं मेंबर हैं, एससीओ के मेंबर हैं। हमें आज ईरान के साथ खड़ा होना है, हमें आज पैलेस्टाइन के साथ खड़ा होना है, और हम उसके विपरीत खड़ा हो रहे हैं इजराइल के साथ। इजराइल जेनोसाइड कर रहा है ये पूरे गाजा के अंदर। किसको नहीं समझ में आ रहा है? कोई लड़ाई थोड़ा ना लड़ रहा है इजराइल, वहां जेनोसाइड हो रहा है। और ये ईरान जो है, हमें इसको, आज देखिए ग्लोबल साउथ सारी कंट्रीज वहां उसके साथ खड़ी हैं, हम नहीं है उनके साथ। हमारा G7 में क्या मतलब है? जहां तक मेरा ताल्लुक है, हम G7 में तो है ही नहीं है। आपको खड़ा होना है अपने लोगों के साथ। आपके लोग हैं ग्लोबल साउथ कंट्री, जहां पे आपकी डेवलपमेंट होगी। G7 कंट्री आज टूटे पड़े हैं, उनमें कोई ताकत नहीं है। जो उनकी ताकत है वो इतनी डिपेंडेंसी है उनकी अमेरिका के ऊपर, और अमेरिका उनको जूती मारता है। जैसे कि आपने खुद ही बयान किया कि जब अभी प्रेसिडेंट ट्रंप जा रहे थे, उन्होंने पब्लिकली फ्रेंच प्रेसिडेंट को कह दिया, जब फ्रेंच प्रेसिडेंट ने कहा कि सीज फायर के लिए जा रहे हैं, उन्होंने कहा मैं उसके लिए नहीं जा रहा हूं, मैं कुछ और करने जा रहा हूं।